हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स विद सुपरवाइजर्स थ्रू आउट योर एकेडमिक जर्नी। पूरी एकेडमिक जर्नी के दौरान आपको अपने सुपरवाइजर से एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, कैसे मेंटेन करना है, इसी टॉपिक पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि आप पीएचडी से पहले, पीएचडी के दौरान और पीएचडी के बाद में भी अपने रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बिफोर योर पीएचडी। पीएचडी के दौरान आपको किसी सुपरवाइजर से कैसे मिलना है, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है, कैसे बिल्ड करना है, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले डू योर होमवर्क। आपको सबसे पहले अपना होमवर्क करना है। होमवर्क करने का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं। लाइफ साइंस अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है, एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, उससे कई सेक्शंस हैं। उस सेक्शंस में आपको किस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको मार्क करिए। उस एरिया में जिसमें कि आप काम करना चाहते हैं, सिलेक्शन के बाद फिर देखिए कि उसमें कितने सारे चैलेंजेस हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और वाकई आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर हाँ इंटरेस्टेड हैं तो फिर आगे अपने पोटेंशियल सुपरवाइजर्स को आप ये देखिए कि इन इंडिया और इन अब्रॉड जिस भी कंट्री में आप वर्क करना चाहते हैं वहाँ पर कौन कौन से गाइड हैं, कौन कौन से सुपरवाइजर हैं, कौन कौन सी फैकल्टी हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं जो कि उस एरिया में काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको पहले उन्हें सर्च करना होगा। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, गूगल स्कॉलर से, हर जगह से आपको इन फील्ड्स के बारे में पता चल सकता है। उसके बाद आप जिन सुपरवाइजर्स को शॉर्टलिस्ट करिए उनके रिसेंट पब्लिकेशंस देखिए कि उन्होंने अभी रिसेंटली विद इन 5 ईयर्स उनकी क्या क्या पब्लिकेशंस आए हैं। क्या वो पब्लिकेशंस उन्हीं फील्ड में हैं जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो? उस फील्ड में हैं तो आप इस चीज को लेकर के आगे बढ़िए। क्योंकि होता क्या है कि टाइम टू टाइम लैब की चीजें, लैब का जो रिसर्च एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपको रिसेंट पब्लिकेशंस पर ध्यान देना होगा। तो आप पहले उनके रिसेंट पब्लिकेशंस जो होते हैं उनको पढ़िए, फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो किस किस फील्ड में है। ओके, और इतना करने के बाद आप उनकी लैब का जो वर्क है उससे आप फेमिलराइज हो जाएंगे, उससे उसको आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि उस लैब में क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको अपना एक कनेक्शन उनसे मेंटेन रखना होगा, उनसे कनेक्शन रिक्वेस्ट करनी होगी थ्रू ईमेल। आपको सबसे पहले अपना एक प्रोफेशनल सीवी बनाना होगा। देखिए सीवी जो होती है या फिर आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, उनसे फर्स्ट मीटिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वही डिसाइड करती है कि आपके अंदर कितना प्रोफेशनलिज्म है, आप कितना उसको लेकर के उत्साही हैं, कितना आपके अंदर डेडिकेशन है अपने रिसर्च को लेकर के। ठीक है, तो आपका जो सीवी होना चाहिए वो एकदम कॉन्साइज होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए और पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। जो उनको मेल करिए उसमें भी ये 3 बातों का खास ख्याल रखिए। ओके, उस सीवी में आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट, अपने पब्लिकेशंस, अपनी सारी चीजें जो भी आपने आज तक अचीव किया है वो उसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक एस्पेक्ट जो है आपका वर्क का उसको आप मेंशन करते हैं, जो जो टेक्निक्स आपने सीखी हुई हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं, और इन शॉर्ट उन्हें बता सकते हैं कि उस लैब के लिए आप फिट क्यों हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सीट्स कम है, सीट्स अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटीज में, बट सच्चाई तो ये है फ्रेंड्स कि आज भी कई फैकल्टीज ऐसे हैं जिन्हें अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते, अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके अंदर उतना डेडिकेशन नहीं होता है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखिए और ये बताइए कि क्यों आप इस लैब के लिए एक अच्छे फिट, इस लैब के लिए आप क्यों एक गुड फिट हो, एक अच्छे कैंडिडेट कैसे बन सकते हो। ओके, अगला चीज है कि जो आपकी स्किल्स हैं, रिलेवेंट स्किल्स हैं। ठीक है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो बायोकेमिस्ट्री की कौन कौन सी टेक्निक्स आपने सीखी हुई हैं, इतना पैशनेट क्यों हो, वो चीज आपको ध्यान देना होगा। जिस भी एरिया में काम करना चाहते हो उससे रिलेवेंट आपने क्या क्या स्किल्स सीखी हुई हैं वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा। आपको अपने मोटिवेशंस दिखाने होंगे कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो, इसके अंदर ऐसा क्या रिसर्च गैप है जिस पर काम करना चाहते हो। उसके बाद आपको अपना इंटरेस्ट और सुपरवाइजर के इंटरेस्ट को अलाइन करना होगा।
ये दिखाना होगा कि आप दोनों का इंटरेस्ट जो होता है वो कॉमन होता है। ओके, और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें हाईलाइट करना होगा, जो आपके स्किल्स हैं उन्हें हाईलाइट करना होगा, जिससे कि सुपरवाइजर का फोकस उस पर पड़े। ओके, उसके बाद ये आप बता सकते हैं कि अभी उनके लैब में जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, ये जानना एक सुपरवाइजर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर वो पैशनेट या रिलेवेंट स्किल्स हैं या नहीं हैं जिन पर उनका लैब अभी काम कर रहा है। कोई भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब होगी तो वो आपको तभी आप पर ध्यान देगी जब आपके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आती होंगी, डीएनए आइसोलेशन आता होगा, जैसे आरएनए आइसोलेशन आता होगा, पीसीआर टेक्निक्स आती होंगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तभी आप उस लैब के लिए गुड फिट बन सकते हैं। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। अगला है नेटवर्क एंड स्ट्रीक कनेक्शंस। ये देखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, प्रोफेशनल होना है। ठीक है, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनसे आपको एक कनेक्शन बिल्डअप करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस, ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स आप अटेंड करिए और वहाँ पर जो भी आपकी फैकल्टीज हैं, जो भी सुपरवाइजर हैं जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे इन पर्सन जा कर के मिलिए। ओके, और उसके बाद अपने वर्क के साथ उनको डिस्कस करिए। ओके, और ये जो इंट्रोडक्शंस होते हैं, सुपरवाइजर के साथ मिलने का इंट्रोडक्शन होता है, ये म्यूचुअल कनेक्शंस के साथ अगर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई एक कनेक्शन जिसको आप जानते हो और वो कनेक्शन सुपरवाइजर को भी जानता हो, तो उस म्यूचुअल कनेक्शंस के थ्रू अगर आप उनसे मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ओके, ड्यूरिंग योर पीएचडी में आप सेलेक्ट हो गए तो पीएचडी के दौरान आपको अपने सुपरवाइजर से कैसे कनेक्शन मेंटेन रखने हैं उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि क्लियर कम्युनिकेशन। पीएचडी के दौरान होता है कि कई बार स्टूडेंट्स होते हैं अपनी नासमझी में सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च में ही लगे रह जाते हैं, अपने गाइड से, अपने सुपरवाइजर से उनका कनेक्शन जो होता है वो लगभग जीरो या फिर मिनिमल हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या क्या डिमेरिट्स आ रहे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं लैब के, वो सारी चीज़ें एक कम्युनिकेशन में उनको रखना है। ओके, दूसरी चीज, डिस्कस एक्सपेक्टेशंस अर्ली ऑन। पीएचडी के स्टार्टिंग फेज में ही आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिस्कस करना होता है अपने सुपरवाइजर से। अदरवाइज आपका वर्क किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है और आपका इंटरेस्ट किसी और डायरेक्शन में होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इन अर्ली फेज ऑफ योर पीएचडी आपको डिस्कस कर लेना होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। उसके बाद रेगुलरली फ्रिक्वेंटली अपने सुपरवाइजर से मिलना होता है। कई बार क्या होता है कि महीने महीने बीत जाते हैं, कई कई महीने बीत जाते हैं, कई कई हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो अपने सुपरवाइजर से नहीं मिलते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको फ्रिक्वेंटली उनसे हर एक दिन, 2 दिन या 3 दिन के अंदर मिलते रहना चाहिए और अपना वर्क प्रोग्रेस उनसे डिस्कस करते रहना चाहिए। ओके, और एक चीज़ और कि आपको ये जानना चाहिए कि सबसे प्रिफर्ड मेथड क्या है उनसे कम्युनिकेशन करने का, वाया ईमेल, वाया फ़ोन, वाया इन पर्सन। आप सबसे प्रेफरेबली आप कैसे उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद रेगुलर चेक इन आपको करना होगा, उनसे रेगुलरली मिलते रहना होगा, उनसे अपना वर्क प्रोग्रेस डिस्कस करते रहना होगा, और केवल वर्क प्रोग्रेस ही नहीं, जो पेपर्स आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको उनके साथ डिस्कस करते रहना है। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपको प्रोएक्टिव होना होगा और इनिशिएटिव्स लेना होगा। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हाँ आप ये काम करना चाहते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको असाइन्ड टास्क के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि आपको आपका सुपरवाइजर कोई टास्क असाइन करेगा तब आप वो काम करोगे। नहीं, आप उसके लिए वेट मत करिए, खुद इनिशिएटिव लीजिए उस चीज़ के लिए, और हो सके तो कुछ नए नए आइडियाज़ को प्रपोज कीजिए। आप ये प्रपोज किए हुए आइडियाज़, हो सकता है कि स्टूडेंट्स इस मामले को लेकर के काफ़ी पीछे रहते हैं कि वो नए आइडिया को प्रपोज ही नहीं करते हैं, ये जानकर कि ये बहुत छोटा सा आइडिया है या फिर ये काम नहीं करेगा। नो, आइडियाज़ कभी भी छोटे नहीं होते हैं। एक छोटा से छोटा आइडिया भी आपको एक अच्छा पेटेंट दिला सकता है, एक अच्छे पब्लिकेशंस दिला सकते हैं। तो आप वो आइडियाज़ को प्रपोज कीजिए। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके वॉलंटियर्स बनिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही काम किए जा रहे हैं, जो लैब के मेंबर्स हैं उनसे आपको कुछ लेना देना है ही नहीं।
नहीं, आप देखिए उस लैब में और क्या क्या काम चल रहा है, कौन सा रिसर्च स्कॉलर क्या काम कर रहा है, और इफ़ पॉसिबल तो थोड़ा बहुत उसके अंदर वॉलंटियरशिप में आप भी इन्वॉल्व होइए। ओके, और जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके ऑनरशिप भी आपको ही लेनी होगी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ऑनरशिप, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जो टॉपिक, जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हो, जो भी आपने रिसर्च किया, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो भी रिजल्ट आया, जो भी आउटपुट आया, उसकी ओनरशिप आपको ही लेनी होगी। ओके, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आपको फीडबैक एंड गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। मतलब अगर आपको कोई फीडबैक मिल रहा है किसी अपने रिसर्च कमेटी की तरफ से, अपने सीनियर की तरफ से, अपने सुपरवाइजर की तरफ से, या कोई गाइडेंस मिल रही है, तो उसके लिए ओपन रहिए, सीखने के लिए रेडी रहिए। दूसरा कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है कंस्ट्रक्टिवली तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। मीन्स कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपने कोई पॉजिटिव चेंज के लिए कि यस यू आर डूइंग इट रॉन्ग, आप यहाँ गलत कर रहे हो, इसको इस तरह से और सही किया जा सकता है, या इस तरह से करें तो और अच्छा किया जा सकता है, या ये टॉपिक करें, इस टॉपिक पर काम करें, या ये पर्टिकुलर स्टडी और ऐड करें तो आपका पेपर और अच्छा हो सकता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। उसके अलावा जो भी आपको फीडबैक मिल रही है उस पर एक्शन लीजिए, और ये शो करिए कि यस यू आर कोचेबल, आपको सिखाया जा सकता है, आप सीखने के लिए तैयार हो, यू आर एगर टू इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप रेडी हो। एक ट्रस्ट बिल्ड करिए, रिस्पेक्ट बिल्ड करिए उससे कि आप उस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स दिखाइए जो आपको गाइडेंस मिली हुई है, चाहे आपको अपने सीनियर की तरफ से, चाहे सुपरवाइजर की तरफ से, चाहे रिसर्च कमेटी की तरफ से। अगर आपको कोई फीडबैक मिल रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है, तो उस पर रिस्पॉन्सिव रहिए, उस पर रिस्पॉन्स दिखाइए। उसके अलावा कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च कम्युनिटी, जो भी रिसर्च कम्युनिटी हो उसको लेकर के अपना कंट्रीब्यूशन दिखाइए। जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स आप जितने ही ज़्यादा अटेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा है, और अदर रिसर्च स्कॉलर्स के साथ, अदर रिसर्चर्स के साथ भी कोलैबोरेट करिए। कोलैबोरेशन से लाइफ साइंस में कोलैबोरेशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। लाइफ साइंस एक ऐसी फील्ड है, स्पेशली लाइफ साइंस, जिसमें कि एक पर्टिकुलर पर्सन सारे के सारे काम नहीं कर सकता, उसको कोलैबोरेटर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उसको लेकर के कोलैबोरेट करिए और अपने स्किल्स को इन्हांस करिए। ऑफ कोर्स आपके सुपरवाइजर्स की जो रेपुटेशन है वो भी इन्हांस होगी। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखिए, किसी से बहुत ज़्यादा इतना कीमत की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स करिए। जो बाउंड्रीज होती हैं सीनियर्स और जूनियर्स की, गाइड और सुपरवाइज़र की और स्कॉलर की, उस चीज़ को मेंटेन रखिए। और डेडलाइंस जो होती हैं उस पर मीटिंग्स ज़रूर रखिए, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसको मैच्योरली हैंडल करिए। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो मेंटर भी हैं और कलीग भी हैं, तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिए। पीएचडी हो जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना एक्सप्रेस जो होता है वो ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है अपने सुपरवाइज़र के लिए। उनको सिंसियरली थैंक यू कहिए पीएचडी कंप्लीट होने पर, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है आपकी ग्रोथ में उसको एक्नॉलेज करिए, और एप्रिशिएशन फॉर देयर टाइम एंड गाइडेंस उसको अप्रिशिएट करिए। उन्होंने जो अपना टाइम दिया, जो आपको गाइड किया, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना होगा। उसके अलावा पीएचडी के बाद भी उनसे कनेक्टेड रहिए। उसके अलावा आपका जो भी प्रोग्रेस हो रहा है करियर में उससे अपने सुपरवाइज़र को अपडेट कराते रहिए बार बार लगातार, और जो भी पब्लिकेशंस हो रही हैं, जो भी अचीवमेंट्स हो रहे हैं उनको उनके साथ शेयर करिए, और ये रिलेशनशिप मेंटेन रखिए कि ही इज़ अ वैल्यूएबल रेफरेंस एंड पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स। वो एक वैल्यूएबल रेफरेंस है, एक पोटेंशियल कोलैबोरेटर है। ओके, तो उनको अपने साथ कनेक्ट रखिए एक प्रोफेशनल वे में, और उसके बाद पुट इट फॉरवर्ड। इस चीज़ को लेकर के आप और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप पीएचडी करने के बाद आप एक पोस्ट डॉक करते हैं या फिर एक फैकल्टी होते हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़िए। अब आप दूसरों को गाइड करिए, मेंटरिंग अदर्स, आप दूसरों को गाइड करिए। जो फ्यूचर के पीएचडी हैं उनको गाइड करिए अपने एक्सपीरियंस से, क्या आपने फेस किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, और अपना जो कमिटमेंट है एकेडमिक के लिए उसको डिमॉन्स्ट्रेट करिए, उसको दिखाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट ये है कि सुपरवाइजर से रिलेशनशिप जो होती है वो एक लाइफ लॉन्ग ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस चीज़ को
पीएचडी के बाद भी लिया जा सकता है। और ये जो कनेक्शंस होते हैं दे कैन शेप योर एकेडमिक करियर, ये आप एकेडमिक करियर को आगे शेप अप कर सकते हैं। और नर्चरिंग दीज रिलेशनशिप इज की टू योर सक्सेस, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना आपके सक्सेस की हो सकती है। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। रिमाइंडर टू सब्सक्राइब फॉर मोर लाइफ टिप्स। इस ऐसे फ्यू टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगेन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट, पेन इज टेम्पोररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉर एवर। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।